नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, शिक्षक हूं और सदैव चिंतनशील रहता हूं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ मेरे विद्यार्थियों के निमित्त कुछ न कुछ करता ही रहूं। और दायित्वों के साथ ये भी एक दायित्व है कि मैं अपनी माँ हिंदी की निरंतर कुछ सेवा करता रहूं। इसी दायित्व के तहत देखिएगा आप, हमने जो शुरुआत की थी और आज देखते ही देखते हम काव्य शास्त्र को पूरा करने की तरफ है सेकंड ग्रेड के लिहाज से। और आप देख पा रहे हैं कि काव्यम सीरीज जो है उसकी आज 16वीं कक्षा जो है, और इसमें अलंकार पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। कल की कक्षा में मित्रों हमने उपमा अलंकार को पढ़ने का प्रयास किया। आज उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार को पढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और चिंतित नहीं हो, आपको जो भी उदाहरण मिलेंगे वो मित्रों अलंकार पारिजात से ही उदाहरण मैंने इसमें दे रखे हैं, और यही उदाहरण जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर ने पुनः इस बात को साबित कर लिया है। तो आइए, जितने भी मित्र जुड़ पा रहे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस मुक्त रूप से यहां से प्रयास मेरा है, आप उतना ही उन्मुक्त होकर अध्ययन करते रहें और चुनौतियों का सामना आपको करना ही है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज हम 2-3 दिन में, जो हमारी संक्षिप्त एक टेस्ट सीरीज है, उसको हम लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक होने की स्थिति में है, आगे अब मैं बढ़ रहा हूं और कोशिश है मित्रों कि सेकंड ग्रेड तक बराबर आपके साथ चलता रहूंगा। फिर थर्ड ग्रेड के हमारे विद्यार्थी हैं, उन पर भी विशेष रूप से, हालांकि उनके लिए प्रयास जो है विजयी भव सीरीज के द्वारा निरंतर उनके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। तो आइए मित्रों, आज की इस कक्षा में आप सभी मित्रों का शानदार स्वागत करता हूं और सुविचार के साथ हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, देखिए मित्रों, कौन सुनता है? साहिब सुनता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। इसलिए जीवन में अच्छा करने का जिसने संकल्प ले रखा है उसको बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, शिक्षक होने के नाते संकल्प शक्ति हमारी मजबूत हो, और आप भी प्रतियोगी हैं, आपकी संकल्प शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। आइए एक दूसरे की थोड़ी सहायता करते हैं, मिलकर सफलता की इबारत लिखते हैं। कुछ कदम आप चल लीजिए, कुछ कदम हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सफलता का स्वर्णिम इतिहास बनने वाला है। बस उत्साह के साथ पढ़ते रहिएगा। अपने भीतर की जिज्ञासा, अपने भीतर के आनंद को समाप्त नहीं होने देना है। 2 बार पढ़ने पर याद हो रहा है तो 2 बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ने से याद हो रहा है तो 1 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ने से याद हो रहा है तो 3 बार पढ़ेंगे। और अब हमारे पास जो समय है वो केवल रिवीजन का है मित्रों, इसलिए आनंद के साथ पढ़िएगा, आपकी मेहनत पूरी हो गई है। तो आइए, आज हम अलंकार के रूप में रूपक उत्प्रेक्षा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। रूपक का अर्थ होता है रूपी, रूप ही दे दिया जाता है, और उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कि मानना पड़ेगा, है ना। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही है मानना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड में भी आप देखेंगे दोनों अलंकारों से अच्छे प्रश्न थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मित्रों, अर्थालंकार में आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने वाले हैं। उत्प्रेक्षा मानो, बस इतना सा याद रखना चाहिए आपको, उत्प्रेक्षा मानो, है ना। उत्प्रेक्षा मानो, इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही मानना किसमें मित्रों, एक तो होता है उपमेय, आप जानते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे, और एक होता है उपमान। ठीक है, अब मुख मानो चंद्र है, अब चंद्र है या नहीं है, लेकिन इस उपमेय को क्या करना है? मानना है। इन दोनों के मध्य में एक थोड़ा जबरदस्ती वाला संबंध है, तो वहां हम कहेंगे मानो। तो आप देखिएगा, जब उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी, उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा मानो, इतना याद रखिएगा। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण, दोनों वस्तुओं में
कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। कुछ तो समानता है तभी जाकर ऐसी संभावना की जाती है। संभावना को बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से मित्रों ये उत्प्रेक्षावाचक जो शब्द है वो बहुत मोस्ट होता है ना। इन्हीं से हम काव्य की पंक्तियों में ज्यादातर अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें कौन सा है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, जानो, मनु, मनहु, जनु, जनहु, सा इत्यादि जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है काव्य की पंक्तियों में अगर मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु इस तरह से अगर कोई शब्द आते हैं तो ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है और वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा मित्रों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारे सभी मित्रों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने मित्र जुड़ गए हैं वो बस अच्छे से जुड़े रहे, कुछ समय में आपको ये दोनों ही अलंकार बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। उदाहरण देखिए मित्रों, नेत्र मानो कमल है। क्या कह दिया? नेत्र मानो कमल है। अब आप सोचिए नेत्र अलग है, कमल अलग है, ठीक है, और कमल में भी लालिमा है, नेत्र में भी लालिमा है, कुछ तो समानता है। इसलिए ये नेत्र जो है मित्रों उपमेय है, बात इसकी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मनवाया जा रहा है, किससे? कमल से मनवाया जा रहा है, तो कमल उपमान है। और वाचक शब्द कौन सा हो गया? मानो। तो नेत्र मानो कमल है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु कुछ समान धर्म की वजह से उन्हें कमल मान लिया जाता है या नेत्र में कमल की संभावना की गई है। कमल मान लिया जाता है या नेत्र में कमल की क्या की गई है मित्रों? संभावना की गई है। अंबर में तारे, अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। अनगन का मतलब वही अनगिनत है। तो अंबर में तारे, बात तारों की कर रहे, लेकिन इनको क्या मनवा दिया गया? मोती मान लिया गया है। तो आप सोचिए अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, यानी अंबर में मोती के समान तारे हैं, मान लो वो अनगिनत है। तो कहने का मतलब यह है कि तारों में मोतियों की कहीं न कहीं संभावना बलपूर्वक की गई है, कुछ साम्यता की वजह से की गई है, लेकिन फिर भी यहां कहीं न कहीं बल दिखता है। मानो शब्द जो है वो वाचक शब्द है। इसी तरह से मित्रों देखें, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। अब आप सोचिए जलद का अर्थ क्या है? बादल, है ना। तो बादल को क्या मान लिया गया है? योद्धा मान लिया गया है मित्रों, बादल को योद्धा मान लिया गया है। तो योद्धा जो है उपमान है, बादल जो है उपमेय है। मानो वाचक शब्द है मित्रों, मानो वाचक शब्द है। और ये अभी परीक्षा में आपके सामने आया है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। आंसुओं से भरे हुए नेत्रों में ओस कणयुक्त पंकजों की, ओस कणयुक्त युक्त पंकजों की क्या की गई है? संभावना की गई है मित्रों। ये फिर से मानो, और मानो आते ही मान लीजिए कि उसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी उपस्थिति कमेंट के द्वारा ही प्रदर्शित होती है, इसलिए बहुत सहज भाव से। अंतिम दिनों की स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा करूंगा। एक कक्षा सोच रहा हूं कि ऐसी ही ले आऊं जिसमें अंतिम दिन, अब आप सोचिए हमारे पास दिन कितने रह गए हैं। आज तारीख जो है मित्रों 22 हो चुकी है। अगली 22 तारीख को हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है, यानी हमारे पास लगभग 29-30 दिन है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत दिन है ये, सच में अगर कहा जाए तो बहुत दिन है। अब तो रिवीजन करना है मित्रों। काव्य शास्त्र का रिवीजन करना कितनी देर की बात है बता दीजिए? 2, 4, 5 घंटे में आप पूरा ही काव्य शास्त्र का रिवीजन कर देंगे। आप 2 दिन लगाएंगे पूरे ही हिंदी साहित्य के इतिहास का रिवीजन हो सकता है ना। एक दिन में आप सारी रचनाओं का रिवीजन कर सकते हैं, है ना। एक दिन में आप चाहें तो पूरा का पूरा आपका व्याकरण का रिवीजन हो सकता है। तो केवल अब रिवीजन पार्ट पर ध्यान देना है मित्रों। और जो टेस्ट सीरीज आए, समय मिले तो आप जरूर एक बार 2 बार उस पर गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी को सदी हुई दिशा में आगे ले जाएं, है ना। बहुत अच्छा होगा। इस बार अच्छा समय भी मिला है आपको। अति कटु वचन कहती के केई, मानहु लौन झरे पर देही,
है ना, जले पर नमक छिड़का जा रहा है ऐसा लगता है, तो ये मानहु आ गया। अति कटु वचन, बात की जा रही है कटु वचन की, कि केकई के वचन जो है अति कटु है। मानो लोन झरे पर देही, यानी जली हुई देह पर कोई क्या कर रहा है, नमक छिड़क रहा है, ऐसा है। तो कटु वचन में जले पर नमक छिड़कने की क्या की गई है, संभावना। मित्रों ये कहीं न कहीं उपमान है ना, और कटु वचन जो है मित्रों कहीं न कहीं क्या है, उपमेय है। तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि उत्प्रेक्षा के भी भेद होते हैं। जैसे उपमा के हमने देखे थे मित्रों, मुख्य रूप से 3 भेद थे, है ना, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा के भी भेद होते हैं, और उत्प्रेक्षा के भी 3 भेद है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, 3 है, वस्तु, हेतु और फल। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। एक वस्तु में दूसरी की क्या करना, संभावना। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना करना। अहेतु में हेतु की संभावना करना। हेतु का अर्थ कारण, जहां कारण नहीं है उसमें भी कारण की संभावना करना है या उसे कारण मान लेना, हेतुत्प्रेक्षा है। और अफल, फल का अर्थ यहां उद्देश्य से है, जो उद्देश्य नहीं है उसको भी उद्देश्य बना लेना या मान लेना, फलोत्प्रेक्षा है मित्रों। तो अभी उत्प्रेक्षा का अभी हमारे पास फर्स्ट ग्रेड में परीक्षा में प्रश्न आया ही था। तो वस्तुत्प्रेक्षा देखिएगा मित्रों, परिभाषा देखिए, वस्तुत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की जाती है, संभावना की जाती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है। जैसे देखिएगा, लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। सबसे पहले जनु शब्द आ गया वाचक हमारा, ठीक है। मुनि मंडली में ज्ञान सभा की व सीय रघुचंद में भक्ति सच्चिदानंद की संभावना है। यानी मुनि मंडली में ज्ञान सभा, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे। ज्ञान सभा ने जैसे तन को धारण कर लिया हो, वो मुनि मंडली है। भगति सच्चिदानंद, सीय रघुचंद में भगति सच्चिदानंद की संभावना की गई है। तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की गई है मित्रों, संभावना की गई है, इसलिए इसको वस्तुत्प्रेक्षा का उदाहरण मानेंगे। हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरि का मुख है, मान लो क्या है, बड़ा मधुर मयंक है, चंद्रमा है, तो आप सोचिए वस्तुत्प्रेक्षा है। शरद शशि बरसत मनो घन घन सार अमंद, शरद शशि बरसत मनो घन घन सार अमंद। अब आप सोचिए, शरद शशि बरसत मनो घन घन सार अमंद, है ना। तो यहां पर भी आप देखिए मनो शब्द आ गया है, और शरद शशि है, ठीक है, शरद के चंद्रमा को मान लो घन घन सार अमंद। तो कहीं न कहीं आप सोचिएगा, शरद शशि पर घन घन सार का कहीं न कहीं संभावना की गई है। तो एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की संभावना, वस्तु का मतलब यहां पर कोई ऐसा बर्तन या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, दूसरी बातें भी हो सकती है। जैसे एक में दूसरे का क्या करना, जिसमें कोई हेतु और कारण की बात या फल की बात नहीं होती है, तो वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा होती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा हेतुत्प्रेक्षा। हेतु का अर्थ होता है मित्रों कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण होता है। हेतुत्प्रेक्षा में देखिएगा, अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। हेतु का अर्थ बता दिया है कारण, यानी जहां कारण नहीं है उसको भी कारण मान लिया जाता है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अरुण भय कोमल चरण, कोमल चरण है और वो लाल लाल हो गए हैं। चरण भूमि चाली बेते मानो, भूमि पर चलने के कारण मान लो कि चरण जो है वो क्या हो गए हैं, लाल। नहीं, चरण कोमल है तो वो तो लाल ही होंगे मित्रों। भूमि पर चलना चरणों के लाल होने का कारण नहीं है, लेकिन यहां पर वर्णन ऐसा किया जा रहा है जैसे कि भूमि पर चलने की वजह से ही पैर क्या हुए हैं, लाल हुए। अरुण भय कोमल चरण भूवि चली बेते मानू, अब ये जबरदस्ती यहां मानना है, तो जो हेतु नहीं है लाल होने का उसको भी जबरदस्ती हेतु मान लिया जाता है। तो यहां हेतुत्प्रेक्षा है। कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से रक्तवर्ण हो गए हैं, यहां चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है। यद्यपि यहां यह हेतु नहीं है, चरण स्वाभाविक रूप में ही क्या थे, लाल थे। चरण स्वाभाविक रूप में ही क्या थे, लाल थे। मुख सम नहीं याते मनो चंद ही छाया छाय, चंद्रमा मुख के समान नहीं है मानो, इसीलिए
उसको कालिमा छाई रहती है। मुख सम नहीं याते मनो चंद ही छाया छाए। चंद्रमा मुख के समान नहीं है मानो, इसीलिए उसको कालिमा छाई रहती है। तो आप सोचिए यहां भी जबरदस्ती मनवाया जा रहा है, जबकि कालेपन का कारण ये नहीं है। मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रहियो छिपाई। कमल जल में जाकर छिप गया, मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रहियो छिपाई। इसका कारण यह नहीं है कि वह मुख के समान नहीं होने के कारण लज्जित हो रहा था, फिर भी इसको कारण माना गया है। अहेतु में हेतु की क्या की गई है मित्रों? संभावना। अहेतु में हेतु की संभावना। सोवत सीतानाथ के भृगु मुनि दीनी लाथ, भृगुकुल पति की गति हरी मनो सुमरी वह बात, है ना, मनो सुमरी वह बात। यानी भृगु ऋषि के द्वारा लात मारी गई, इसका हेतु जो बताया गया वो हेतु सही नहीं। भृगुकुल पति की गति, भृगुकुल पति की गति मनो सुमरी वह बात, है ना। तो कुल मिला के जहां कारण नहीं है वहां पर भी जबरदस्ती हम किसी बात को कारण मान लेते हैं मित्रों, वहां पर हेतुत्प्रेक्षा होगी, बिल्कुल हेतुत्प्रेक्षा होगी। अब देखिए मित्रों, फलोत्प्रेक्षा क्या है? फलोत्प्रेक्षा है मित्रों, फल का अर्थ है उद्देश्य, है ना। यही फलोत्प्रेक्षा अभी आई थी हमारे 15 नवंबर वाली परीक्षा में, व्याख्याता भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग। अफल में फल की संभावना, यानी जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लेना, है ना। अर्थात जो फल नहीं होता उसको फल मान लिया जाता है। तव मुख समता लहन को जल सेवत जलजात, मानो तुम्हारे तव मुख समता लहन को जल सेवत जलजात, यानी मानो तुम्हारे मुख की समता या समानता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है ना। कमल जो है जल में खड़ा होकर क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। यहां कमल का जल में खड़ा रहने का यह उद्देश्य नहीं है, फिर भी उद्देश्य माना गया है। भाई कमल जो है जल में खड़ा रहता है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मानो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने के लिए वो जल में खड़ा रहकर क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये उसके जल में खड़े रहने का जो है उद्देश्य नहीं है ना, उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी। तो तव मुख समता लहन को जल सेवत जल, वहां हेतु है, यहां उद्देश्य ध्यान रखना। जल में खड़ा रहने का ये उद्देश्य नहीं है कि उसके मुख की समानता प्राप्त कर पाए। रोज अनहात है क्षीर धी में शशि, तो मुख की समता लहिबे को, वही बात है। चंद्रमा सदा क्षीर सागर में मग्न होता है, उसका उद्देश्य नहीं होता है कि वह मुख की समता प्राप्त करे, सॉरी, वह मुख की समता प्राप्त करे। उदाहरण पर जरा ध्यान दीजिएगा। मधुप निकारन के लिए मानो रुके निहारी, दिनकर निज कर देत है सतदल दलनी उघारी। फिर तव पद समता को कमल जल सेवत इक पाए, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनो चूमन आकाश। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, यानी ये जो ताड़ का पेड़ है ये बढ़ रहा है, मानो आकाश को छूना चाहता है। ये इसका बढ़ने का उद्देश्य नहीं है। ताड़ का पेड़ स्वाभाविक रूप से ही बढ़ता है, इसलिए ये इसका उद्देश्य नहीं है मित्रों। फिर देखिएगा फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हेतुत्प्रेक्षा में जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाता है, फलोत्प्रेक्षा में जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाता है। प्रश्न किया जाए किस फल की कामना से कार्य किया गया है और उत्तर हां में आ जाए तो वहां फलोत्प्रेक्षा है। किस फल की कामना से, यानी किस उद्देश्य की कामना से कार्य किया जा रहा है, और अगर उत्तर मिल जाता है तो फलोत्प्रेक्षा है, और उत्तर नहीं मिले तो हेतुत्प्रेक्षा है। ध्यान रखना। कमल एक पेड़ पर खड़ा है क्या फल पाने के लिए, तो उत्तर आता है कि हां, उसके मुख की समानता पाने के लिए। और चरण लाल हो गए हैं क्या फल पाने के लिए, तो पता चलेगा उत्तर नहीं आ रहा है। चरण लाल हो गए हैं क्या फल पाने के लिए, तो उत्तर आएगा नहीं, हाँ में तो आ ही नहीं सकता। तो आप सोचिए वहां पर नहीं जो है वो हमें ध्यान देना, उत्तर नहीं में आ रहा है। ठीक है मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला अलंकार है हमारा मित्रों रूपक अलंकार, बहुत महत्वपूर्ण है रूपक अलंकार। इसमें रूप दे दिया जाता है, इसमें रूप दे दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है, उपमेय पर उपमान का क्या कर दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है मित्रों। इनमें अभेद संबंध होते हैं। उपमेय और उपमान में कौन से संबंध होते हैं मित्रों? अभेद संबंध होते हैं। उपमेय और उपमान में कौन से संबंध होते हैं मित्रों? अभेद संबंध होते हैं।
तो उपमेय और उपमान में जहां अभेद संबंध होता है, उपमान में जहां अभेद संबंध होता है मित्रों, है ना, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय व उपमान में अभेद संबंध होता है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद संबंध होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में माना जाता है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों के मध्य में जो भेद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो अभेद संबंध का अर्थ यह हुआ कि उपमान का सीधा सीधा आरोप कर लिया जाएगा किस पर? उपमेय में। चरण कमल, आप ध्यान देना, चरण कमल ये उपमान है जो पीछे है, विग्रह करेंगे तो कमल रूपी चरण लिखेंगे, रूपी शब्द का प्रयोग इसमें प्राय किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आप देखिएगा ये जो चिन्ह है, योजक चिन्ह का प्रयोग प्रायः किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग प्रायः किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख कमल है। अब आप सोचिए, मुख कमल है, समान है, कुछ भी जैसा है, कुछ भी नहीं, सीधा मुख कमल है, यानी मुख के ऊपर कमल का सीधा सीधा क्या है? आरोप है मित्रों। क्या है? सीधा सीधा आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से चरण सरोज, सरोज रूपी चरण, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, वचनामृत, अमृत रूपी वचन, ये सब जो है रूपक अलंकार के उदाहरण है। इसमें मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दे दिया गया है, मुख को कमल बना दिया गया है, सीधा सीधा मुख को ही क्या बना दिया गया है? कमल बना दिया गया है। तो वहां पर मित्रों रूपक अलंकार होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चरण सरोज पखारन लागे, चरण सरोज, देखिए ये सरोज रूपी चरण, पखारन लागा, रूपक अलंकार है। जहां गुण में अत्यंत समानता के कारण, गुण में अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। मित्रों रूपक अलंकार के भी भेद होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के भेद हमने देख लिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद देख लिए, रूपक के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है मित्रों सांग रूपक, ध्यान देना, दूसरा होता है निरंग रूपक, तीसरा होता है परंपरित रूपक। अब समझे, सांग रूपक का अर्थ होता है सधन अंग, यानी उपमान का उपमेय पर अंगों सहित आरोप। उपमान का उपमेय पर, जैसे ये है उपमेय, इसके ऊपर उपमान का अंगों सहित आरोप, यानी पूरा का पूरा आरोप, पूरा वर्णन है किसी एक घटना का पूरा वर्णन है। निरंग रूपक में क्या होता है मित्रों? उपमान का उपमेय पर अंग रहित आरोप होता है। उपमान का उपमेय पर अंग रहित आरोप तो है, लेकिन अंग रहित है। परंपरित रूपक में मित्रों परंपरानुसार एक रूपक दूसरे रूपक का आधार होता है, एक रूपक दूसरे का आधार, यानी पहला जो रूपक बनाया उसी के आधार पर दूसरा रूपक बनाया जाएगा, दूसरा जो रूपक बनाया उसी के आधार पर तीसरा रूपक जहां बनाया जाता है, वहां रूपक बनाने की एक परंपरा प्रदर्शित होती है। तो वहां पर हम कहेंगे कि ये परंपरित रूपक है मित्रों। कौन सा रूपक है? परंपरित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक को समझते हैं उदाहरणों सहित, और आशा करता हूं आप सभी लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ कक्षा से जुड़े हुए हैं। कुछ समय जरूर अपने लिए निकालिए मित्रों। हम कैसे इन कक्षाओं के लिए समय निकाल रहे हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, कितनी स्थितियों के मध्य में ही कोशिश होती है कि आपको एक कक्षा देकर जो है मैं अपने कार्यालय पहुंचूं, तो इसके लिए मुझे भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज अपने पास है, उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी इन कक्षाओं को प्राथमिकता दे रहा हूं। वहां से हो सकता है कि कुछ जो है हमारे टाइपिंग का, स्टूडियो का छुटपुट खर्चा निकल जाए, ऐसा कार्यक्रम हो सकता है वहां से, लेकिन फिर भी मैं आपकी कक्षाओं को कंटिन्यू रखने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो 1000-1500 बच्चे जिस भाव से इन वीडियोस को देखते हैं, मैं प्रयास करता हूं। ठीक है मित्रों, हमने एक मात्राओं वाला जो वीडियो शुरू में छंद की बात की थी, उसमें एक मात्रा मित्रों कहीं कुछ गलत हो गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से यहाँ करेक्शन करता हूँ। कर्ता में मित्रों मात्रा 2 है ना, 2 और 2 यानी 4 मात्रा है टोटल। गुरु गुरु यानी 4 तो मात्राएं हैं मित्रों, 4 मात्राएं हैं, और वर्ण की बात करें तो 2 वर्ण है। ठीक है मित्रों, ये करेक्शन है एक प्रकार से, पहले एक आध कक्षा में और बता दिया था। तो कभी छुटपुट त्रुटि किसी रूप में हो जाती है, आप सोचिए करना नहीं है, लेकिन लिखा क्या, कुछ थोड़ा सा ध्यान चुके नहीं और गलती हो जाती है, तो आपको परीक्षा में बहुत ध्यान रखना है मित्रों। सांग रूपक पढ़ रहे, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए एवं साथ में ही उपमान के अंगों का भी उपमेय पर आरोप किया जाए, वह सांग रूपक होता है। तुलसीदास जी का श्रेष्ठ दोहा सांग रूपक का सजीव उदाहरण है ना, जिसको बार बार उदाहरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सब में आप देख रहे हैं बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। बात की जा रही किसकी? मंच की, है ना, बात की जा रही राम जी की, बात की जा रही संतों की, है ना। पर आप देखिएगा उपमान क्या क्या है। उपमान देखिए 4 रूपक यहाँ पर 1 2 3 और 4, है ना। और जनक की सभा का वर्णन है कि उदित उदयगिरि मंच पर, मंच को उदयाचल, उदयगिरि यानी जिस पहाड़ से सूर्योदय होता है उसको उदयाचल मान लिया गया है। फिर रघुवर बाल पतंग, रघुवर यानी राम को क्या मान लिया गया? बाल पतंग यानी उगता हुआ सूर्य मान लिया गया है। ये रूपक है, पूरी घटना का वर्णन है, सांग रूपक। और संतों को सरोज मान लिया गया है और आंखों को भृंग मान लिया गया है, ये सांग रूपक है। ध्यान रखना, जिसमें रूपक अलंकार हो और एक छोटी सी घटना या एक दृश्य का वर्णन हो वहां सांग रूपक होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब आप देखिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, है ना, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। मित्रों 3 रूपक यहां पर बनते हैं। आप देखिएगा बात की जा रही अंबर की, अंबर को पनघट का रूप दे दिया गया। बात की जा रही तारों की, उसको घड़े का रूप दे दिया गया। बात की जा रही है उषा की, जिसको नागरिक बना दिया गया, है ना, नागरी बना दिया गया, है ना, नागरी, है ना, यानी नायिका बना दिया गया। क्या बना दिया गया मित्रों? नायिका बना दिया गया। तो ये पूरे एक दृश्य का वर्णन है और वो भी रूपक अलंकार के माध्यम से है, तो उसको हम सांग रूपक कहेंगे। ध्यान रखना, सांग रूपक का मतलब एक दृश्य का वर्णन होना चाहिए। बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरण जुग, सावन भादो मास। देखिए बात की जा रही वर्षा की, बात की जा रही धान की, बात की जा रही सावन भादो की। उपमान है राम की भक्ति, तुलसी सदृश राम भक्त, और राम के ये 2 अक्षर सावन और भादो, रा और मां है। मित्रों ये उपमान है। याद रखिए, जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें इतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो मित्रों आप देखिएगा यहां पर भी 3 जो है हमारे सामने रूपक हैं, है ना, 3 जगह पर रूपक अलंकार है और इसलिए इसको सांग रूपक कहेंगे। एक दृश्य का पूरा वर्णन है। जीवन की चंचल चरिता में फेंकी मन की जाली, फंस गई मनहर भावों की मछलियां, सुगर भोली भोली, भोली भोली, सुगर भोली भोली, ये सभी जो है सांग रूपक के उदाहरण है। मित्रों दूसरा है निरंग रूपक। यहां पर अंगों सहित किसी पूरे दृश्य का वर्णन नहीं है। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमान को उपमेय बना दिया जाए, पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न, उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न माना जाए या आरोप न किया जाए, उपमान के अंगों को उपमेय के, है ना, उपमेय पर आरोपित न किया जाए, आरोपित न किया जाए, न किया जाए, तो मित्रों वहां पर क्या होता है? निरंग रूपक होता है। ठीक है, जैसे चरण कमल मृदुमंजु तुम्हारे, ये कमल रूपी जो चरण है वो बड़े मृदु मंजू है, सुंदर है। हरिमुख मृदुल मयंक, हरिमुख मृदुल मयंक, हरि का जो मुख है वो क्या है? मृदुल मयंक है। सीधा सीधा क्या है मित्रों? यहां पर आरोप है, कोई पूरे दृश्य का, किसी घटना का वर्णन नहीं है, निरंग रूपक है। उर अंकुरित गर्व तरु भारी, है ना, मयंक है श्याम बिना कलंक का, वे स्वार्थवश हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। तो आप सोचिए, वे स्वार्थ मोह की मदिरा, है ना, तो मदिरा जो है वो क्या है? मोह रूपी मदिरा है कुल मिला के। तो आप देखिएगा यहां बात की जा रही है, वे स्वार्थवश हो मोह की मदिरा पीते न थे, बात मोह की जा रही है और मोह को क्या बना दिया? मदिरा बना दिया। परंपरित रूपक क्या होता है मित्रों? देखिए परंपरित का अर्थ है परंपरा से, एक को बनाया इसीलिए दूसरा ऐसा ही बनाना पड़ रहा है। परंपरित में 2 रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है। आशा मेरे हृदय मरु की, देखिए एक रूपक बनाया, आशा मेरे हृदय मरु की, हृदय को क्या बनाया? पहले मरुस्थल बनाया कि मंजू मंदाकिनी है, तो आशा को क्या बनाया गया? मंदाकिनी, क्योंकि आप जानते हैं रेगिस्तान में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता रहती है मित्रों? मंदाकिनी, यानी पानी की आवश्यकता, नदी की आवश्यकता रहती है। तो पहले हृदय को मरु बनाया, ये पहला रूपक है। ठीक है, इसी के आधार पर इस दूसरे रूपक को गढ़ा गया, इसलिए आशा को क्या बनाया गया? मंदाकिनी बनाया गया मित्रों। तो ये रूपक जो है परंपरा पर आधारित है।
पहला रूपक जैसा बनाया गया इसीलिए, यानी हृदय को मरुस्थल बनाया गया इसीलिए आशा को मंदाकिनी बनाया गया। तो है तो रूपक है लेकिन परंपरित रूपक है। और देखिए मित्रों, जैसे रविकुल कैरव विधु रघुनायक रूपक एक है, रविकुल को कैरव है ना, और विधु रघुनायक रूपक दो, यानी उदयो ब्रज नभ आई यह हरिमुख मधुर मयंक। पहले ब्रज को नभ, इसीलिए हरिमुख को मयंक बनाया। पहले ब्रज को क्या बनाया, नभ बनाया मित्रों, इसीलिए हरिमुख को क्या बनाना पड़ा, मयंक बनाना पड़ा, चंद्रमा बनाना पड़ा। काल कीट जीवन प्रसून, देखिए काल कीट जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है। तो आप सोचिए, काल को कीट बनाया इसीलिए जीवन को फूल बनाना पड़ा, कि जिस प्रकार से काल जीवन को समाप्त करता है उसी तरह से कीट जो है वो फूल को काट कर समाप्त कर देता है। तो मित्रों, ये आपके सामने आज दो अलंकारों को पढ़ाने का प्रयास किया है संक्षिप्त रूप से। जितने उदाहरण इसमें देने के मैंने प्रयास किए, आप कम से कम उन उदाहरणों पर ध्यान दे देंगे तब भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जितने मित्र हमारे बाद में जुड़े हैं उन सभी से आग्रह करूंगा, एक बार आप इन सभी स्लाइड्स को देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आप वीडियो को एक बार पुनः देख लें और बहुत अच्छी स्पीड में देख लें आप, है ना, ताकि आपका काम हो जाए। ज्यादा समय खराब नहीं करना है। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर रहे थे। उत्प्रेक्षा में मानो इतना याद रखना है, 3 प्रकार होते हैं, है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु का मतलब एक विचार का दूसरे विचार पर, एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर जब कहीं आरोप किया जा रहा है, संभावना की जा रही बलपूर्वक, वहां वस्तुत्प्रेक्षा है। हेतु का अर्थ कारण होता है, फल का अर्थ उद्देश्य होता है। इस बात का ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं मित्रों, है ना। इन सारे उदाहरणों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने रूपक अलंकार आता है। रूपक में रूप दे दिया जाता है, अभेद संबंध होता है किसमें, उपमान और उपमेय में। इसके भी 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सांग रूपक में घटना का पूरा वर्णन होता है, एक दृश्य का वर्णन होता है। निरंग रूपक में ऐसा नहीं है, सीधा एक आरोप होता है, ठीक है। और परंपरित रूपक में एक रूपक का जो निर्माण किया उसी के आधार पर दूसरे रूपक का हम क्या करते हैं मित्रों, निर्माण करते हैं। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं मित्रों, और आप सभी को बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समय आप निकाल रहे हैं, ये आपके अपने लिए है, और हम समय निकाल रहे हैं केवल आपके लिए मित्रों, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के हमारे वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको मान लीजिए मेरी वाणी से कुछ लाभ मिल रहा हो, तो उनके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और कुछ आगे पीछे कभी हो जाऊं तो क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मित्रों बहुत सारे दायित्वों के साथ ये कक्षा है, केवल कक्षा लेने का ही कार्य नहीं है, ये आपसे मैं आग्रह करता हूं। इसलिए कभी कभी आगे पीछे हो जाऊं तो आप मुझे क्षमा करें, है ना, लेकिन मेरा प्रयास जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। मैं आपके लिए जरूर कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को अपने तक न रखें, बस इसी भाव को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। और परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए दूसरों का हित काम, अभी आज का सुविचार यही था कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा है। इसलिए आप निरंतर अच्छा काम कीजिएगा, ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फिर हम आगे मिल रहे हैं, अलंकार कुछ और लेकर आपके सामने आएंगे। आप तो देखते रहिएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा।